की फ़िज़िक्स में जब आप डायनेमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी फोर्सेस इस चैप्टर में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। उनमें से एक फ़ोर्स है अपथ्रस्ट, और ये वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड में इमर्स करते हैं, लिक्विड के अंदर सिंक कराते हैं, तो उसके ऊपर ये फ़ोर्स लगती है। क्वेश्चन है सर ये फ़ोर्स क्यों लगती है, इसकी रीज़न क्या है? तो आइए उस रीज़न की तरफ चलते हैं। रीज़न के लिए अगर आप ये देखिए कि ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक किसी लिक्विड के अंदर है, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो जनाब रॉ से डिनोट कर रहा हूँ। अच्छा जनाब, इसकी जो टॉप सरफेस है, इस ब्लॉक की जो टॉप सरफेस है वो इस लिक्विड के लेवल से h1 डेप्थ पर है। तो अगर ये h1 डेप्थ पर है तो यकीनन इस पर जो प्रेशर लगेगा उसका फार्मूला होगा लिक्विड की डेंसिटी, ग्रेविटी, और इसकी डेप्थ फ्रॉम द सरफेस लेवल। और इसी की जो बॉटम सरफेस है, ये टॉप सरफेस थी, ये इसकी बॉटम सरफेस है। इस बॉटम सरफेस के लिए अगर मैं कहूँ कि इस लेवल से, लिक्विड लेवल से डेप्थ, ठीक है, जिसकी लोअर सरफेस की डेप्थ जो है वो h2 है, तो यकीनन बॉटम पर जो प्रेशर मिलेगा वो बनेगा रॉ जी h2। तो जनाब देखिए कि बॉटम पर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है और टॉप के ऊपर टॉप पर प्रेशर कम है, बॉटम में प्रेशर ज़्यादा है। इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस है। अगर हम आपसे पूछें बताइए प्रेशर डिफरेंस कितना है, तो ऑब्वियसली आप ग्रेटर प्रेशर में से लेस प्रेशर को माइनस कर देंगे, और जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करने में डेंसिटी दोनों में कॉमन है, जी कॉमन है दोनों में, तो शक्ल बन जाएगी h2 माइनस h1। और यही h2 माइनस h1 जो है इस ब्लॉक की अपनी डायमेंशन है, इस ब्लॉक का जो अपना साइज़ है वो h है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है जनाब, ग्रेविटी है, और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है। इट इज़ द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ये लिक्विड की डेंसिटी है। इट इज़ द प्रेशर डिफरेंस। फिर आप ये बात भी जानते हो कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, तो फोर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर मैं इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ़ोर्स कैलकुलेट करूं, और उसी फोर्स का नाम अपथ्रस्ट है, प्रेशर डिफरेंस से जो फोर्स पैदा होती है इट इज़ कॉल्ड अपथ्रस्ट। और ये जो अपथ्रस्ट होगा, ये जाहिर सी बात है, जो अभी मैंने आपके सामने प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला कैलकुलेट किया है, इसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, इस ऑब्जेक्ट के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ऑब्जेक्ट का एरिया, तो गौर कीजिएगा लिक्विड की डेंसिटी है और ऑब्जेक्ट का एरिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो इट बिकम्स ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए कि अपथ्रस्ट का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटी और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, अब ये तो फार्मूला याद कर लिया, और इसके अंदर ये वाली बात भी आपने याद कर ली कि ये जो अपथ्रस्ट आया है, इस अपथ्रस्ट की रीज़न क्या है। तो ज़रा इसको पढ़िएगा कि अपथ्रस्ट एक अपवर्ड फोर्स होती है, हमेशा ऊपर की तरफ लगती है। ये ऑब्जेक्ट पर उस वक्त लगती है जब ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली इमर्स्ड हो या थोड़ा सा पार्शियली भी सबमर्ज होगा, तब भी उस पर अपथ्रस्ट लगेगी। पर वैल्यू क्या होगी वो मैं भी आपको बताता हूँ। इसकी वजह क्या है, बी पार्ट पढ़िए। बी में लिखा है इट इज़ कॉज्ड बिकॉज द टॉप एंड बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट आर एट डिफरेंट डेप्थ। दोनों की डेप्थ डिफरेंट है, दोनों में प्रेशर डिफरेंस है, और यही प्रेशर का डिफरेंस, अपवर्ड और डाउनवर्ड प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करता है अपथ्रस्ट। तो इस वाले सेंटेंस को आपने ज़रूर याद करना है, ये कॉज को डिफ़ाइन कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको इसके अंदर कुछ बातें और बताना चाहता हूँ, और वो बातें कौन सी हैं, तो ज़रा गौर कीजिएगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, तो इस एग्जांपल के अंदर देखिए ये एक ब्लॉक है, इसको हमने किसी स्ट्रिंग से बांधकर, मेटल का सिलेंडर है, और इस मेटल के सिलेंडर को हमने किसी लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया, डिबो दिया। और जब ये, आप गौर कीजिए कि जब ये ब्लॉक पानी के अंदर है, ठीक है, जब ये मेटल सिलेंडर पूरा का पूरा पानी के अंदर है और ये भी पूरा का पूरा पानी के अंदर है, तो इन दोनों पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वो सेम अपथ्रस्ट होगा। P और Q पर जो अपथ्रस्ट की वैल्यूज़ होंगी वो बिल्कुल सेम वैल्यूज़ होंगी। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों कम्प्लीटली इमर्स्ड हैं। तो अपथ्रस्ट याद रखिएगा डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या मूव कर रहा है, मूवमेंट या स्टेशनरी पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि उसका कितना वॉल्यूम
लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। तो आप देखिए जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है इसके अंदर दोनों कम्प्लीटली इमर्ज्ड हैं, दोनों पे अपथरस स्टेन है। लेकिन जब आप इस वाली पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन आर की, तो गौर कीजिएगा कि सर पूरा कम्प्लीटली इमर्ज्ड नहीं है। तो जितना पोर्शन इमर्ज्ड है उस वॉल्यूम के रेस्पेक्टिवली इसके ऊपर अपथरस लगेगा, और इस पर तो अपथरस ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये टोटली बाहर आ गया। तो कहने क्या चाह रहा हूँ कि अपथरस की वैल्यू डिपेंड करती है कि कितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। कम्प्लीटली इमर्ज है तो कहीं पर भी हो, किसी भी स्टेट में हो, मूव कर रहा है, स्टेशनरी है, वेलोसिटी कम है ज़्यादा है, अपथरस्ट की वैल्यू रिमेन सेम, अपथरस्ट की वैल्यू रिमेन सेम। लेकिन जो अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बाहर आ गया लिक्विड से तो अपथरस्ट कम हो जाएगा, और बिल्कुल बाहर लेकर आ जाएंगे तो अपथरस्ट ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा। तो अपथरस्ट की वैल्यू में डिपेंड करती है कितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि जो अपथरस्ट है इस अपथरस्ट से फ़र्क क्या पड़ता है। तो ज़रा सुनिएगा सर, ये जो अपथरस्ट है ये हमेशा अपवर्ड एक्ट करता है और वेट जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही हों, एक फ़ोर्स डाउनवर्ड लग रही हो, एक फ़ोर्स अपवर्ड लग रही हो, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स कम हो जाएगी, नेट फोर्स कम हो जाएगी। यानी आप देखिए अपथरस्ट हमेशा ऊपर लगेगा और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो आप फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल वेट 400 है और इस पर जो अपथरस्ट लग रहा है, फॉर एग्जांपल अपथरस्ट की वैल्यू 100 है, तो आप देखिएगा कि इसका जो वेट होगा ना वो अपेरेंटली कम हो जाएगा, वेट इसका अपेरेंटली कम हो जाएगा। यानी 400 ओरिजिनल वेट, 100 अपथरस्ट ने उसको सबट्रैक्ट करा दिया, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो अपेरेंटली लाइटर हो जाएगा। ठीक है जनाब। और उसके वेट को हम किस तरह अपेरेंटली लाइटर फील करा सकते हैं, तो कहते हैं अगर आप इसी ब्लॉक को किसी स्ट्रिंग से बांधकर छत से लटका दें, ठीक है जनाब, और फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू करें तो बात समझ में बेहतर रहेगी। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड के अंदर नहीं है और आपने उसको रस्सी से बांध के लटका दिया, तो रस्सी में पैदा हो जाती है टेंशन, और यही टेंशन वेट के बराबर होती है। ये उस वक्त की बात है जब ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ नहीं है, तो टेंशन और वेट इस वक्त दोनों बिल्कुल बराबर है, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर डिबो दिया है, अगर लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट चला गया, अगर ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर चला गया तो अब इसके ऊपर अपथरस्ट वाली फ़ोर्स एक्ट करने लगेगी, और जैसे ही इसके ऊपर अपथरस्ट वाली फ़ोर्स एक्ट करने लगेगी तो अपथरस्ट की वजह से आप देखिएगा वेट कम हो जाएगा, और वेट कम होने की वजह से जो टेंशन की वैल्यू है वो पहले से कम हो जाएगी, ठीक है जनाब। यानी अगर वो लिक्विड के अंदर नहीं डूबा हुआ था तो टेंशन जो आ रही थी जनाब वो 400 थी, लेकिन अगर वो पानी के अंदर डूब गया और अपथरस्ट उसको 100 मिल रहा है तो आप देखिएगा टेंशन की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो टेंशन दर हकीकत अंदर की नेट फोर्स को शो करा रहा है यहाँ पर, और नेट फोर्स मैंने आपको बात बताई कि नेट फोर्स इस कंडीशन में अगर वो एयर में हैंग हुआ है तो वेट के बराबर है, और अगर पानी के अंदर डूब गया है तो उसके अपेरेंट वेट के बराबर है, क्योंकि अपथरस्ट उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक। अच्छा, लिक्विड के अंदर ही रहते हुए और भी कोई फोर्स होती है जो इस पर एक्ट करती है, तो मैं उस तरफ भी आपको लेके जाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस स्ट्रिंग को काट दिया, ठीक है जनाब, मैंने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। बताइए जैसे इस स्ट्रिंग को मैं कट करूँगा तो ऑब्वियसली जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड एक्ट करने लगेगा। जैसे ये ब्लॉक डाउनवर्ड एक्ट करता है, अगर ये डाउनवर्ड एक्ट करता है, मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो अब एक और फोर्स कम इनटू द एक्शन आ जाएगी, अब एक और नई फोर्स कम इनटू द एक्शन आ जाएगी, और ये फोर्स होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। पर उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग कहते हैं ड्रैग फोर्स, लिक्विड में ड्रैग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है जनाब। फ्रिक्शन ऑफ या फ्लूइड फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन, तो फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं, ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। पर याद रखिएगा ये डिपेंड करती है हमेशा स्पीड पर। अगर स्पीड ज़ीरो होगी तो ड्रैग फोर्स ज़ीरो, स्पीड ज़्यादा करूँगा तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट टू द मोशन होती है। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होगी, अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो जो ड्रैग फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ होगी,
और अगर ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ किसी रस्सी से खींच रहा हूँ तो ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ होगी। तो ड्रैग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, ड्रैग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, वेट फिक्स फोर्स है, अपथ्रस्ट फिक्स फोर्स है, जब तक वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। तो लिक्विड के अंदर जनाब ये 3 तरह की फोर्सेस थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली हैं। हेडिंग थी फोर्सेस इन लिक्विड, तो नंबर 1 अपथ्रस्ट हो गया, नंबर 2 ड्रैग फोर्स हो गई, नंबर 3 उसका वेट हो गया। और इन सब को लेकर मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन देनी है। पर फोर्सेस के चैप्टर में कुछ फोर्सेस और हैं जिसे डिस्कस करना चाहिए। देखिए, अगर किसी ब्लॉक को मैं रस्सी से बांध कर हैंग कर दूँ तो ऑब्वियसली इसका जो वेट होगा वो वेट ऐड करेगा डाउनवर्ड, और इस स्ट्रिंग के अंदर क्या पैदा हो जाएगी, टेंशन पैदा हो जाएगी। तो एक बात तो पक्की है कि टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में ही आती है या स्प्रिंग में ही आती है, स्प्रिंग में भी आ सकती है। तो स्ट्रिंग या स्प्रिंग या किसी भी चीज़ को जिसको आप स्ट्रेच करोगे, तो जब कभी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेच किया जाएगा तो उसके अंदर टेंशन की फ़ोर्स पैदा हो जाएगी। और ये जो टेंशन की फ़ोर्स होगी, अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, बैलेंस है, तो वेट और टेंशन यहाँ पे इस केस के अंदर दोनों बराबर है। लेकिन इस वाले केस में देखिए कि एक ब्लॉक है, उसका वेट फॉर एग्जांपल W1 है, इसका वेट W2 है। एक भारी ब्लॉक है, एक लाइटर ब्लॉक है, ये ऊपर की तरफ ये जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो पक्की बात है सर, वेट ग्रेटर देन टेंशन होगी। और अगर दोनों की फोर्सेस में डिफरेंस आ रहा है, एक फोर्स ग्रेटर है, एक फोर्स स्मॉलर है, तो आपको नेट फोर्स निकालना पड़ेगी। और नेट फोर्स क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो टेंशन माइनस वेट की फॉर्म में होगी। इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ए रख दिया। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट बी की बात करूं तो ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऊपर भाग रहा है। अगर वो ऊपर भाग रहा है तो टेंशन ग्रेटर देन वेट है, तो टेंशन वेट के बराबर भी हो सकती है, टेंशन कम भी हो सकती है, टेंशन ज़्यादा भी हो सकती है। तीनों केसेस मैंने दिखा दिए। पहला केस था उसमें ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था तो टेंशन और वेट बराबर। ए केस के अंदर वेट ग्रेटर देन टेंशन क्योंकि ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे। अगर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो वेट ग्रेटर है, वेट ग्रेटर है। अगर अपवर्ड ऑब्जेक्ट जा रहा है तो टेंशन ग्रेटर है। और अगर टेंशन ग्रेटर है तो आप जब नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स हो जाएगी वेट माइनस टेंशन। ठीक, बाकी डेरिवेशन आप क्लास में देख लोगे। थोड़ी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। अब अरे ये बोट पर आ जाइए। फॉर एग्जांपल ये एक बोट है, इस बोट के साथ ये एक स्ट्रिंग है, ये पैराग्लाइडर है, इसने पैराशूट पहना हुआ है। और पैराशूट पहन के जब ये बोट इस डायरेक्शन में भागती है तो हमने देखा है कि पैराग्लाइडर इस तरह हवा में ऊपर उड़ जाता है। तो इसके अंदर भी टेंशन आ रही है। अब आप देखिए, मैंने ऊपर जितनी भी एग्जाम्पल थी उन सब के अंदर दिखाना चाह रहा था कि टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड थी। पर जहन में ये मत रख लीजिएगा टेंशन हमेशा अपवर्ड होती है, ये नहीं रखिएगा, इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द सपोर्ट होती है। जिस तरफ सपोर्ट होगी ना, हमेशा टेंशन की डायरेक्शन उस तरफ होगी। जिस तरफ सपोर्ट होगी, यहाँ पे सपोर्ट ऊपर मिल रही है इसको, यहाँ से इसको ऊपर से सपोर्ट मिल रही है, तो जहाँ से सपोर्ट मिल रही होगी ना, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे होती है, टूवर्ड्स द सपोर्ट होती है। तो यहाँ पे जो बंदा है, ये बंदा ऑब्जेक्ट है, सपोर्ट जो है वो ये बोट है। तो जो टेंशन होगी ना वो इस डायरेक्शन में होगी। अब आप देखिए, मैंने ऊपर वाली एग्जांपल को काउंटर किया है और टेंशन को नीचे की तरफ बनाया है, क्योंकि रूल क्या है, हमेशा टूवर्ड्स द सपोर्ट होगी और हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगी। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर भी जो फोर्सेस लग रही हैं उनको ज़रा डिस्कस कर लें। इंटरेस्टिंग फोर्सेस हैं। कहते हैं बताइए, इस बंदे का वेट ऐड कर रहा होगा ऑब्वियसली डाउनवर्ड, वेट ऐड करेगा डाउनवर्ड। ये जो इसके ऊपर टेंशन लग रही है, टेंशन के भी ज़ाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है। सर, जहाँ एंगल बन जाता है वहाँ कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं, और जब कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं तो टेंशन के भी 2 कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे। एक टेंशन का वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा और एक टेंशन का हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट होगा। जो टेंशन का हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट है वो एयर को अपोज कर रहा होगा, एयर की रेजिस्टेंस को फेस कर रहा होगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एयर की रेजिस्टेंस को फेस कर रहा होगा। और ये जो टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है जनाब, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है जनाब, वेट भी डाउनवर्ड है, ख्याल रखें, वेट भी डाउनवर्ड है, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट भी डाउनवर्ड है। तो कौन सी फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ उठा रही है? तो वो होगी एयर का एयर लिफ्ट, ठीक है जनाब। जो एयर लिफ्ट होता है ये बंदे को ऊपर उठा रहा होता है, एयर लिफ्ट ऊपर उठा रहा होता है। एयर लिफ्ट का मतलब समझ लें, एयर का अपथ्रस्ट उसको ऊपर की तरफ उठा रहा होता है।
तो एयर लिफ्ट जनाब इसको ऊपर उठा देता और इस तरह ये पैराग्लाइडर इस पोजीशन के ऊपर चल पड़ता है। ठीक है जनाब। तो ये मैंने मेनली टेंशन को कवर करने की कोशिश की है कि जो टेंशन होती है वो हमेशा टूवर्ड्स द सपोर्ट होती है और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है। अच्छा, एक और फोर्स यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका नाम है फ्रिक्शन। जब कोई ब्लॉक किसी सरफेस पर आप मूव कराने की कोशिश करते हैं, स्लाइड कराने की कोशिश करते हैं, तो इस पर एक ड्राइविंग फोर्स लगाते हैं। इस ड्राइविंग फोर्स पर जब ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है तो जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं लेंस से या माइक्रोस्कोप से देखूं तो इसमें हमेशा बहुत थोड़ी सी रफनेस होती है और ये रफ सरफेसेस एक दूसरे में फंस जाती हैं और रफ सरफेसेस में फंसने की वजह से एक अपोजिंग फोर्स पैदा हो जाती है। उस अपोजिंग फोर्स का नाम होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में जो काम की बात सिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। मतलब अगर आप ड्राइविंग फोर्स 10 करोगे तो फ्रिक्शन अपने आप को 10 पे ले आएगी, आप 20 करोगे ये 20 पे ले आएगी, आप 30 करोगे फ्रिक्शन 30 पे ले आएगी, आप फोर्स 0 कर दोगे फ्रिक्शन 0 हो जाएगी। तो फ्रिक्शन इज़ अ रिएक्शन फोर्स। जितना आप ड्राइव करने के लिए फोर्स लगाते हो फ्रिक्शन उतनी ही एक्ट करती है जब तक कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जब तक कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि फ्रिक्शन अपनी लिमिट पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाती है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद फिर वो ऑब्जेक्ट रुकता नहीं, फिर भागना शुरू कर देता है। तो जब तक रुका हुआ है ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब वो ऑब्जेक्ट भागना शुरू कर दे तो इट इज़ कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को अगर मैं स्मॉल एफ से डिनोट करूँ तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के वेट पर। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर फ्रिक्शन होगी, वेट पे डिपेंड करता है। लेकिन आप देखिएगा हम लोग वेट के बजाय टीचर हजरात कैपिटल आर लिख पाते हैं। कैपिटल आर होता है इसका नॉर्मल रिएक्शन। अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज़ है अभी आपको बताता हूँ। लेकिन सर पहली बात ये म्यू क्या है, तो याद रखिएगा फ़िज़िक्स में 9702 में फ़िज़िक्स में म्यू नहीं है, पर जब मैथ मैकेनिक्स पढ़ाते हैं तो मैथ मैकेनिक्स के क्वेश्चन में इसको म्यू को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब होता है कि वो सरफेस कितनी रफ़ है, उसकी रफनेस के लिए कोई नंबर बयान किया जाता है, दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पर ये फिज़िक्स में नहीं है, ठीक। अच्छा खैर जनाब, सर ये वेट को आपने आर से जो रिप्लेस करा तो सही तो है, वेट और रिएक्शन दोनों बराबर होंगे, जितना वेट होता है उतने ही रिएक्शन होते हैं। तो याद रखिएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है तो हॉरिजेंटल सरफेस पे तो मैं मानता हूँ कि ऑब्जेक्ट का वेट और उसका नॉर्मल रिएक्शन सेम होता है। पर याद रखिएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है तो इंक्लाइन प्लेन पर हॉरिजेंटल सरफेस के साथ एंगल थीटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट का वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इस mg के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, इसका एक कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराता है और एक कंपोनेंट यहाँ पर आता है, ठीक है जनाब। तो जो कंपोनेंट स्लाइड करा रहा है, ठीक है जनाब, वो कंपोनेंट होता है mg साइन थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ मैं पूरी लगा कर नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा, मैं आपको सारी फोर्सेस का एक हल्का सा रिव्यू देना चाह रहा हूँ। तो mg साइन थीटा इसको स्लाइड कराता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर साइन थीटा कहाँ है, कॉस थीटा कहाँ है। तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी सी टेक्निक है कि जो फोर्स इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराती है वो हमेशा साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट होता है। तो साइन के एस को ज़रा मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है और बताना चाह रहा हूँ कि mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराता है, साइन थीटा स्लाइड कराता है। और mg कॉस थीटा, सर ये mg कॉस थीटा सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन देता है। और याद रखिएगा यही वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो फ्रिक्शन के फॉर्मूले में यूज़ होती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तब तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन के फार्मूले में सिंपल म्यू आ रहेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर है तो मैथ मैकेनिक्स में पढ़ाते हैं म्यू के साथ लिखना पड़ता है mg cos थीटा, मैथ मैकेनिक्स में 9709, ठीक है जनाब। और मैं मैथ मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ इसलिए इस वाली बात को ज़रा ज़्यादा हाईलाइट करके बोल रहा हूँ। अच्छा जनाब, तो ये मैंने बात कर ली इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। इंक्लाइन प्लेन पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड। उस वेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है mg साइन थीटा जो स्लाइड कराता है, mg कॉस थीटा जो नॉर्मल रिएक्शन देता है।
और ऑब्जेक्ट जैसे ही नीचे स्लाइड करने की कोशिश करता है, तो आपको पता है जब कभी मूवमेंट होगी ना, इस मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ़ौरन पैदा हो जाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी ये हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन के बराबर है, और अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है, स्लाइड डाउन कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर आपको नेट फोर्स की वही कैलकुलेशन करना पड़ेगी जो हम लोग कराते हैं क्लास में, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन। और इसी फार्मूले को अगर हम और आगे लेके चलें, बहुत सारे केसेस में कह देते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है जी साइन थीटा। तो ये भी आपको ए लेवल फिज़िक्स में कोई ऑब्जेक्टिव में केस मिल जाएगा कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर वो कह देगा फ्रिक्शन नहीं है और ये कैलकुलेट करें। तो याद करना है कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो एक्सेलरेशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन होता है जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन ऑन द इंक्लाइन प्लेन होता है जी साइन थीटा। अब एक और केस देखिएगा, एलिवेटर वाला। इस एलिवेटर वाले केस के अंदर कोई बंदा है जो लिफ्ट में एलिवेटर में किसी वेट बैलेंस के ऊपर खड़ा है। तो ऑब्वियसली इसका जितना अपना वेट होगा, इस बंदे का अपना जितना वेट होगा, बिल्कुल वेट के इक्वल इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन को मैं खाली आर लिख रहा हूँ, और यही आर दर हकीकत उसके उसके रियल वेट को शो कर रहा है। ठीक है ना। अब ये वेट जो है और जो रिएक्शन है, ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। और जो रीडिंग आती है, इस आर को मैं रीडिंग भी बोल रहा हूँ, इस आर को मैं रिएक्शन फोर्स भी बोल रहा हूँ। तो जो रिएक्शन फोर्स है, ये जो आर है, ये आर इज़ द रिएक्शन फोर्स, एज वेल एज दिस आर शोज़ द रीडिंग ऑफ द बैलेंस के ऊपर जो रीडिंग आ रही होगी ना, वो उसको भी मैं कैपिटल आर एक ही सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, और वो दोनों बराबर होते हैं। अगर एलिवेटर रेस्ट में, तो वेट, रिएक्शन, रीडिंग सब इक्वल होंगे। लेकिन अगर सर ये एलिवेटर नीचे जाना शुरू कर दें और विद एक्सेलरेशन जा रहा हो, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है तो याद रखिएगा वेट ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन होगा। और अगर वेट ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन होगा तो नेट फोर्स होती है एम ए। तो नेट फोर्स इक्वल टू वेट माइनस रिएक्शन। ठीक, माइनस रिएक्शन को इधर लेकर आ जाओ और एम ए को उधर लेके चले जाओ। तो आप देखिएगा जो रिएक्शन ऑफ वेट होगा ना, जो रिएक्शन ऑफ वेट है, ठीक है जनाब, मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिएक्शन ऑफ वेट रियल वेट से कम आएगा। और जो रीडिंग आएगी, ये रीडिंग शो करेगी इस ऑब्जेक्ट के अपैरेंट वेट को, और ये जो अपैरेंट वेट होगा ये ट्रू वेट से कम हो जाएगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एलिवेटर में डाउनवर्ड जा रहा होता है तो याद रखिएगा उसका वेट अपैरेंटली लाइटर हो जाता है, उसका वेट अपैरेंटली कम हो जाता है, क्योंकि उसमें से एम ए माइनस हो रहा होता है। ठीक, और ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, विद एक्सेलरेशन जा रहा है, तो सर अब रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगी। और जब रिएक्शन फोर्स ज़्यादा होगी तो अब एम ए, और यानी मैं पूरी डेरिवेशन मुझे नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये बता दूं कि जो रीडिंग आएगी ना सर, वो रीडिंग आएगी वेट प्लस एम ए। और जो रीडिंग आएगी, ये रीडिंग आपको शो कराएगी कि ऑब्जेक्ट अपैरेंटली हैवियर हो गया। और इसके हैवियर होने की वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर ये नंबर प्लस होकर आ रहा है, एम ए वाला नंबर प्लस हो गया आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का वेट अपैरेंटली इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम बच्चों को पहले रटवाना चाहते हैं कि अगर एलिवेटर रुका हुआ है तो वेट और रिएक्शन बराबर होंगे, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है तो ऑब्जेक्ट लाइटर हो जाएगा, अगर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड है तो ऑब्जेक्ट अपैरेंटली हैवियर हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन ना हो, भले से एलिवेटर ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, तो याद रखिएगा वेट में कोई चेंज नहीं आता। क्वेश्चन में अगर कह दे कि एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा है, तब भी उसके अपैरेंट वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है जनाब, ये सारी बातें बच्चा याद कर ले। और जब याद कर चुके हैं तो याद करने के बाद एक अजीब सी बात कहना चाह रहा हूँ, और वो अजीब सी बात पास पेपर में आई भी है, तभी बोल रहा हूँ, वरना बिला वजह नहीं बोलता हूँ। ठीक, वो अजीब सी बात क्या है कि जब बच्चे को हमने याद करा दिया कि अगर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड होगा तो ऑब्जेक्ट का वेट
अपेरेंटली इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड होगा तो ऑब्जेक्ट का वेट अपेरेंटली डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो कोई चेंज वेट में नहीं आएगा। ये बातें याद करा दी, और जब याद करा दी तो एक अजीब सी बात सुनिएगा, अजीब सी कह रहा हूँ। अगर एलिवेटर डीसेलेरेटिंग हो, अगर एलिवेटर डीसेलेरेटिंग है, स्पीड स्लो डाउन हो रही है, तो स्लो डाउन होने पे याद रखिएगा, अगर एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है तो वेट डिक्रीज़ हो जाता है। उल्टी बात कर रहा हूँ, अभी इंक्रीज़ करा रहा था ऊपर केस में अपवर्ड में, यहाँ पे अपवर्ड में डिक्रीज़ करा रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट डीसेलेरेटिंग है, स्पीड डिक्रीज़ हो रही है एलिवेटर की। और कन्वर्सली सोच लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट डाउन जा रहा होगा, एलिवेटर डाउनवर्ड जा रहा होगा, तो वेट इंक्रीज़ हो जाता है। ये वाली बात आपको 2019 की एक ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगी, जब मैं आपको MCQs करा रहा हूँ, तो ये उल्टी बात आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने काफ़ी सारी बातें फोर्सेस से रिलेटेड यहाँ पे कर ली हैं। तो बेटा जब कभी हम लोग डायनेमिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो डायनेमिक्स के चैप्टर में पास पेपर में ये सारी की सारी नॉलेज मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कराऊंगा। तो इस वीडियो को पक्का करके बैठे, जब ये वाली वीडियो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी तो डायनेमिक्स वाले चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जितनी भी फोर्सेस की टाइप्स हैं वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर स्टेट कर दी हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके पास पेपर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।